हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब उससे आगे का हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने से पहले अपनी NCERT की बुक अपने पास लेकर के बैठिएगा। उसमें से आप हैंड टू हैंड देखते रहिएगा कि सर ने ये टॉपिक्स कहाँ से लिए हैं और कहाँ से हमें करा रहे हैं। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आफ्टर रिसोर्सेज हमारा जो टॉपिक आया वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट रिसोर्स मतलब कैसे, हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें से क्या निकल के आता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइज यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैड लीड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स जस्टिफाई स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है कि देखिएगा, जो हमारा प्रकृति है हमारी, उसने हमें बहुत तरीके से, हर तरीके से रिसोर्स अवेलेबल करा रखे हैं, और क्योंकि वो हमें बिल्कुल फ्री मिले हैं तो हमने उनका इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से किया, इनडिस्क्रिमिनेटली किया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। तो समस्याएं कौन कौन सी उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे हमें क्या क्या जो है समस्या पैदा हो गई, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आंसर में। ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कुछ एक व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों की संसाधनों में ह्रास हुआ, संसाधनों की कमी हुई। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जो रिसोर्सेज थे वो कुछ ही एक लोगों के हाथों में रह करके सिमट चुके हैं। विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, दैट इज हैव्स एंड हैज नॉट और रिच एंड पुअर। मतलब संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में संपन्न संसाधन वाला एवं संसाधनहीन, या फिर अमीर और गरीब, इन 2 वर्गों में बंट गया है। नंबर 3, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। समझिएगा जरा इसको ध्यान से। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, यानी कि प्रयोग करने से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जो ओजोन परत है यानी ओजोन लेयर है, उसका घट जाना, उसमें कमी आ जाना, उसका नुकसान हो जाना, पर्यावरण का प्रदूषण हो जाना, भूमि का निम्नीकरण हो जाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये समस्याएं हमारे सामने आई कि जब हमने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली इसका इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज का हमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो हमने उनको बेहिसाब इस्तेमाल किया, जिसके कारण ये समस्याएं हमारे सामने आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो आंसर में देखिएगा स्टूडेंट्स कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the needs of the future generations। मीन्स सतत पोषणीय विकास, इसको ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सतत बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। डेवलपमेंट जो होता है ना, वो पर्यावरण एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उससे। इनके डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंडा 21 एंड लिस्ट इट्स 2 प्रिंसिपल, यानी एजेंडा
एजेंडा 21 है क्या। देखिएगा जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अजीब सा महसूस होता है, अरे यार ये क्या ऐसा सोशल साइंस में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इन जून 1992 यानी कि 1992 में क्या हुआ था, मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट एंड एडप्टेड एजेंडा 21। मतलब जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्र थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे, जिसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया। इसके दो प्रिंसिपल थे, वो क्या क्या थे हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो उद्देश्य था वो था सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी पूरे विश्व को सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। नंबर 2, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मीन्स ये जो ना एजेंडा 21 में एक तरह से इसकी एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसका एक उद्देश्य क्या रखा गया कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण में होने वाली क्षति, गरीबी और रोगों से हमें निपटना है। तो ये था एजेंडा 21 की मुख्य यानी मेन बातें, यानी 2 उसके प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स ये था एजेंडा 21। देखते हैं इसमें आगे क्या है। यस स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या निकल के आता है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर में देखते हैं क्या आता है, रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का ठीक तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति होती है, यानी ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल करना। अब इसमें कौन कौन से इसके जो शामिल होते हैं प्लानिंग में, देखिएगा रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचानना एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो हमारी सोसाइटी में इधर उधर रिसोर्स पड़े हुए हैं उनको पहचान लेना, पहला प्लान तो ये है। नंबर 2, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans, means संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। नंबर 3, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में कॉरपोरेशन जो है स्थापित करना, यानी समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए रिसोर्स प्लानिंग के। और रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिएगा इसका मतलब क्या है कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसको हमें बताना है कैसे। तो आंसर में देख के क्या आता है, आंसर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं समस्या, मतलब जो हमने अपने संसाधनों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए हर एक लेवल पर। नंबर 2, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट,
और इसीलिए हमारे जो थे पुराने लीडर्स थे, इसके संरक्षण के बारे में नेताओं ने और जो इसके बारे में सोचा करते थे, उनका ये चिंता का विषय भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। क्या कि गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कहा था, क्या क्या उनके शब्द थे, गांधी जी ने इसके लिए चिंता व्यक्त की थी रिसोर्सेज के बारे में। उन्होंने कहा था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड। मतलब गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच या संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मीन्स हमें अपने घर में नहीं रखना है, हमें औरों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए छोड़ना है। नंबर 3, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी क्या कहते हैं कि वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। तो ये था कि कैसे रिसोर्सेज का हमें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उनका संरक्षण नहीं प्रोटेक्शन करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए कि हु इज़ द राइटर ऑफ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। यानी कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे, राइटर कौन थे, तो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर यानी कि श्री, मिस्टर कह सकते हैं, मिस्टर यानी श्री, मिस्टर सुमेसर in 1974 is a writer of Small is Beauty, which report introduced the concept of sustainable development. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन से कमीशन के द्वारा आई थी, तो आंसर है द ब्रुंडलैंड कमीशन ने इसके लिए रिपोर्ट दी थी 1987 में। स्टूडेंट से एक एक नंबर के 1-1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। यानी कि को ऐसे हमें बताना है कि जो भारत की भूमि है वो किस तरीके से बटी हुई है। तो देखते हैं आंसर में। नंबर 1, 43% लैंड इज प्लेन, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि जो हमारे ज़मीनें बटी हुई हैं, जो हमारी ज़मीन बटी हुई है, हमारा पूरी पृथ्वी का जो हिस्सा बटा हुआ है भारत का जो एरिया है, ज़मीन है, वो कितने परसेंट बटी हुई है, किस किस हिस्सों में कहाँ पर क्या है और उनसे हमें क्या फ़ायदा। क्वेश्चन ये है, तो उसका आंसर हम दे रहे हैं आपको क्या कि 43% भू क्षेत्र है जहाँ जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। नंबर 2, 30% लैंड इज माउंटेन्स, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। यानी क्या, जो 30% है वो पूरे क्षेत्र पर पर्वत ही पर्वत हैं, उस पर जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा वे अच्छे माने जाते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, 27% इज प्लेट्यू, यानी कैसे, पोसेस ऑफ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स। यानी जो 27% ऑफ पठारी हिस्सा है जो खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने डायग्राम भी यहाँ पर बना करके दे दिया है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। 27% प्लेट्यू हो गए, उसके बाद में प्लेन्स हो गए हमारे पास 43% और माउंटेन हो गए 30%। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से आगे का हम लेके चलेंगे, आपको बताएंगे। तब तक आप अपनी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिएगा। गुड बाय।